नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और शख्सियत जो मैंने आपको बताया था कि एक श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में अगली कड़ी के साथ में मैं आपके समक्ष हूँ और इस कड़ी के अंतर्गत मैं एक ऐसे शख्स को आपसे रूबरू करवा रहा हूँ, जो कि मतलब कि सदीसोपुर या मतलब बिहटा प्रखंड में नेताजी के नाम से जाने जाते हैं और उनसे मेरी बातचीत करवाने का मैं आपसे प्रयास करूँगा और इसी क्रम में उनसे बातचीत करते हैं। आइए उनसे उनका अनुभव जानते हैं। सर्वप्रथम सर अपना मतलब कि जो प्रखंड स्तर पे जो आपने या राज्य स्तर या जिला स्तर पे जो आपने काम किया है, ठीक है? जी। तो सबसे पहले मैं सर आपके जो युवा अवस्था के बारे में उन दिनों का क्या कुछ अनुभव रहा है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जब युवावस्था की बात आप कर रहे जी, हैं, जी, जी, जी। तो सबसे पहली बात है जी, कि जब मैं इंटर सेकेंड ईयर में पढ़ता था जी, एन कॉलेज में, जी, जी। उस समय ही छात्र आंदोलन शुरू हुई जी, जी, जी। 1974 को। जी, 18 मार्च जी, जी। 1974 को छात्र आंदोलन शुरू हुआ। जी, तो मैं उस आंदोलन में भी सक्रिय रहा। जी, जी। और सक्रिय ही नहीं रहा, उस आंदोलन के तहत मैं जेल भी गया। जी, हाँ। और वह आंदोलन इतना विराट रूप धारण कर लिया, जी, जो शायद जो कांग्रेस के जो लोग थे, जी, कांग्रेस के जो सरकार थी, जी, जी, शायद उसे भी यह अनुभव नहीं रहा जी, कि यह इतना बड़ा जो है रूप ले ले सकता है। सकते जी, और उसी आंदोलन में, छात्र आंदोलन से उपजे आज आज जो हमारे वर्तमान में जो जितने भी आपको जो बिहार के नेता या बिहार से जाकर जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, ये सब छात्र आंदोलन के ही उपजे हुए हैं। जी, जी, नीतीश कुमार जी हों, जी, जी, लालू जी हों, जी, जी, आपका शिवानंद तिवारी हैं, जी, जी, वशिष्ठ नारायण है, मतलब विजय कृष्ण है, बहुत सारे लोग हैं जी, जी, जो उसी आंदोलन से उपजे हैं। जी, जी, आंदोलन से तो उपजे जरूर। जी, जी, अब मैं थोड़ा सा और बात को इसको थोड़ा दूसरे तरफ ले जाता हूँ जी, जी, कि जब वो आंदोलन शुरू हुई तो चूंकि छात्रों का आंदोलन था, जी, बिल्कुल, छात्रों को नेतृत्व करने की कोई क्षमता थी नहीं। जी, तो एक मतलब समझिए कि बिना कड़हा के पानी की तरह छात्र आंदोलन कर रहे थे, जी, बिल्कुल, कभी इधर कभी उधर। जब बिना कड़हा का पानी का क्या मतलब होता है, कहीं जिधर ढाल मिला उधर वो चला गया। मतलब नेता की कमी थी। कमी थी। जी, और इस चीज को उस समय भूदान यज्ञ में जो जयप्रकाश नारायण जी विनोबा भावे के साथ थे, जी, जी, उनको ये अनुभव हुआ कि छात्रों का नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति वहां नहीं है। नहीं है। जी, जी, और उन्होंने भूदान जग को छोड़कर जी, जी, और आकर के बिहार में छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व किया। जी, जी, समझे ना? जी, और वही नेतृत्व का कारण रहा जी, कि इंदिरा गांधी इतना घबरा गई, जी, जी, आपात स्थिति लगा दी, जी, जी, जिसको आज काला दिवस के रूप में लोग जी, मनाते हैं या जी, कहते हैं। जी, जी, उतना ही नहीं हुआ, उसके बाद जो है 1977 में ये सारे जो है विपक्षी पार्टियां जो थे, जी, वो सब एकजुट होकर, चाहे जनसंघ हो, कम्युनिस्ट हो, या अन्य जितने भी दल थे, जी, मध्यमार्गी दल हो या वामपंथी दल हो, दक्षिणपंथी, सारे मिल करके जनता पार्टी बनाया। जी, और वही जनता पार्टी की सरकार मतलब जो है 1977 में केंद्र में भी बनी जी। और जो है राज्य में भी बनी। सर मेरा आपसे ये जानने का प्रयास है हाँ। कि ये प्रखंड स्तर पे या जिला स्तर पे उस समय का क्या अनुभव रहा है? ये देखिए, बताइए। उस समय हम लोग उस समय प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम में, जी, तो जब उसी आंदोलन के तहत मैं बताता हूँ, सदीसोपुर में भी जो है जी, 20 मार्च 1974 को, 18 मार्च पटना को और 20 जी, मार्च 1974 को जी, जी, सदीसोपुर में छात्रों ने जो है, जी, ये हाई स्कूल के, जी, जी, उच्च विद्यालय के छात्र लोग थे, ये सब जाकर के स्टेशन पर जो है जी, वो काफी जो है हंगामा किया। हंगामा ही नहीं, जी, बल्कि ये कहा जाए कि वो 400 डाउन नाम करके ट्रेन चलती थी, जी, जी, उसमें दो मतलब बॉगी लगे हुए रहते थे, जिसमें जो गुड्स ट्रेन का हुआ करता जी, था जी, और उसमें सामान वगैरह जी, जाया करता था। जी, उसमें लूटपाट हुआ, बहुत सारी बातें हुई, स्टेशन में आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो संभव नहीं हो सका यहाँ के स्टाफ के चलते, क्योंकि ये स्टेशन जो है उस समय
आप स्टेशन को तो देखे नहीं होंगे, जी जी सिर्फ आप सुन सकते जी हैं। बिल्कुल और हम लोग प्रत्यक्ष देखे हैं। एकदम। उस समय स्टेशन के नीचे वाला जो भाग है, जो अभी बिल्कुल समझिए कि घास पात उगे हुए हैं, और जी जी मैं उस दिन भी आपको बताया जी था जी कि इस जी स्टेशन का रुतबा क्या रहा। जी तो वहाँ क्वार्टर था। जी जी बिल्कुल। क्वार्टर में और सारे अभी भी क्वार्टर अभी का ढांचा है सर हाँ वहाँ पे। ढांचा है। जी और पीछे में जो अभी जो ढांचा देख रहे हैं ना, जी जी जो शौचालय का जो ढांचा बचा हुआ है अभी, जी जी हाँ, तो उसके पीछे से रास्ता था। जी अभी मैं देखिए कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ जी कि मैं वो नीचे उतर करके आ रहा था, तो जी देख रहे हैं कि ये तो शौचालय के आगे से रास्ता हो गया, पीछे वाला रास्ता को जी ब्लॉक करके उसको खेत बना दिया गया। पता नहीं इंक्रोचमेंट किसने किया। जी जी तो प्रखंड स्तर के तहत जो है, आपको जब छात्र आंदोलन था, यहाँ भी लोग जो है धरना पर बैठते थे। जी यहाँ पर भी लोग, मतलब जो एक्टिव लोग थे उस जी। समय, स्टूडेंट। उन लोगों में कुछ लोगों का नाम बताएंगे सर उस समय में हाँ, वो जो उस सक्रिय थे? समय जो है सक्रिय में थे। वो आपके जो है सो हम लोग माने गांव के ही और इर्द गिर्द के, जैसे नहीं रहे सीताराम प्रसाद जी राही, जी 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 वो नहीं रहे, जी वो थे। ये सूरजमल है, अभी तो है ही, जी जी समझे ना वो। और मनोहर जी हैं, वो इब्राहिमपुर के। जी जी ये फिर जो है देवेंद्र पांडे नहीं रहे, जी जी ये दीक्षित चक्के। जी और हमारे जो है सो कि अभी ये रिटायर्ड डीएसपी हैं, जी नागेंद्र पति त्रिपाठी, जी जी नाम सुने होंगे। नाम सुना है सर। हाँ, वो सारे हम लोग जो है बिल्कुल समकालीन है, जी जी समझे ना। जी जी हाँ, तो यहाँ पर भी धरना का कार्यक्रम चलता था। जी जी प्रखंड में जाकर के हम लोग धरना का कार्यक्रम करते थे, प्रखंड स्तर पर धरना का कार्यक्रम करते थे। तो जो है सो ये आपके राघोपुर के शिक्षक रहे हैं सतीशपुर हाई स्कूल में, रत्नेश्वर मिश्र जी, जी जी वो उसका नेतृत्व किया करते, चूंकि हम लोगों से एक्चुअली सीनियर आदमी थे, और बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है सही करते थे। एक उमेश गुप्ता हैं आपके बीटा में, जी जी वो हम लोग प्रखंड स्तर पर भी जो है सके इसके लिए जो है सक्रिय थे और काम करते थे। सर बीटा प्रखंड या पटना जिला की बात करें, क्या कुछ दिया है यहाँ की धरती ने? और राजनीति क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, और उन लोगों के बारे में बताएं जो उपेक्षित रह गए हैं सर। देखिए, इस क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक जी दोनों स्तर पर जी जी जो लोग सही ढंग से जी जी धरातल पर उतर कर जी लोगों के बीच रहा, वो हमेशा उपेक्षित है। जी उनको लोगों ने भी महत्व नहीं दिया, जी जी और किसी राजनीतिक पार्टी ने भी उनको इम्प्रेस नहीं किया, जी जी समझे ना। जी तो इस क्षेत्र में तो बहुत सारे लोग हुए जो काफी, जैसे एक व्यक्ति थे, बहुत सामाजिक आदमी थे, जी सुरेशरण उपाध्याय जी जी, जी नाम सुने होंगे या नहीं। काफी सक्रिय व्यक्ति थे, जी जी और बहुत कुछ करवाया भी उन्होंने अपने स्तर से, जी जी यानी जहां तक उनका अप्रोच था। बिल्कुल सर। लेकिन सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कहीं उनका इम्पोर्टेंस नहीं रहा, नहीं महत्व दिया लोगों ने। जी जी वो इतना ही नहीं, सरपंच के चुनाव तक हार गए बेचारे। तो क्या हम जातिगत भावना कह सकते हैं क्या इसमें देखिए, उस समय ऐसी बात नहीं थी। जी जी जातीय की बात जब आप कहते हैं, तो बिहार के अंदर में जातीय जो भावना है, जातीय जो टेंडेंसी है, वो क्रिएट किया है आफ्टर 90 जी 90 के बाद, जब लालू प्रसाद जी जो है बिहार के मुख्यमंत्री हुए। जी जी जातीय भावना को इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाया, जी जी जात वर्ग दोनों को बांट करके रखा। नहीं नहीं सर, तो जैसे कि उन्होंने ये किया तो उसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा। जैसे कि अगरा हाँ, पिछड़ा ठीक के है, बीच ठीक में है, खाई भी हाँ तो था हाँ सर। हाँ हाँ, तो ठीक है, कहीं ना हाँ। कहीं कहा जाता है कि लेकिन लालू कहने जी का उस मतलब खाई यह है को। कि लालू जी ने, देखिए अब होता क्या है कि गुण और अवगुण बिल्कुल दोनों चीज होता बिल्कुल है। सर। आप किसी काम को कर रहे हैं, जी जी तो उसमें सिर्फ ये मान के नहीं चलना पड़ेगा कि सिर्फ इसमें मतलब पॉजिटिव ही बात है, जी बिल्कुल निगेटिव भी हो सकता है। एकदम हो सकता है। तो लालू जी का जो उद्देश्य था, जी जी पिछड़े, दलित, जी जो गरीब गुरबा का लोग जो है, जी जी उसको इन्होंने जगाने का कोशिश किया। जी और बिल्कुल कोशिश ही नहीं, जी जी लालू जी ने बिहार के सारे पिछड़े और अति पिछड़े और दलित और जो है सो शोषित लोगों को एक आवाज बना। बिल्कुल सर। मैं लालू जी को दोष नहीं देता, जी लालू जी एक आवाज बने जी बिल्कुल इस समुदाय का। जी जी
इसलिए इस समुदाय जो है इनको जो है सो कि मतलब तहे दिल से स्वागत किया और इनका समर्थन किया। जी, एक मुश्त होकर के जितने बैकवर्ड जातियां थी जी सब मिल करके उन्होंने उस समय में इनको हाँ, मतलब जिताने का हाँ काम किया। जिताने का काम किया। जी जी लेकिन अब निगेटिव पोर्शन क्या है, मैंने पॉजिटिव बात जी बताया जी लालू जी का। जी जी अब निगेटिव पोर्शन क्या हो गया कि लालू जी के को लोगों ने, आज वही लोग हैं जो लालू जी के बड़े करीबी माने जाते हैं जी और करीब में हैं, जी जी वही लोग लालू जी को फंसाए जी जी और आज वही पुरोहित बने हुए हैं। जैसे शिवानंद तिवारी, जी सर, सबसे पहला एफआईआर करने वाला शिवानंद तिवारी चारा घोटाला का, बिल्कुल सर। और आज लालू जी के पुरोहित हैं। अब लालू जी कैसे उसको पुरोहित मान रहे हैं, जी जी क्या उसके पीछे उनका उद्देश्य है, ये हम नहीं बता सकते, जी क्योंकि वो लोग भाई बहुत बड़े नेता हैं। हम बिल्कुल लोग तो क्या कहा जाए, हम लोग नेता हैं ही नहीं। जी। क्या तो आपको ऐसा नहीं लगता है सर कि इस क्षेत्र में एक बड़े नेता का नहीं उभरना, इस क्षेत्र का विकास या जो प्रमुखता मिलनी चाहिए वो हाँ नहीं मिल पाई? नहीं उदाहरण स्वरूप जैसे कि आरा के सांसद डॉक्टर आर के सिंह हुए, ठीक है, उन्होंने आपने देखा होगा कि अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है। या आप मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो गृह क्षेत्र है, राजगीर वगैरह नालंदा में आप जाएंगे तो देखेंगे जो डेवलपमेंट का काम हुआ है वो हमारे क्षेत्र में पटना जिला में या बिहटा प्रखंड स्तर पे जो होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। तो क्या इसके पीछे एक बड़े नेता का नहीं उभरना या बड़े नेता का मतलब नहीं होना, ये इसकी कमी महसूस होती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज तक मनेर, अभी तो हम वर्तमान में मनेर विधानसभा जी जी क्षेत्र है, बिल्कुल बिल्कुल इसके सर। पूर्व जी इस हम लोग थे बिहटा विक्रम निर्वाचन क्षेत्र जी में। जी जी वो विधानसभा का नाम था बिहटा विक्रम। जी जो संभवतः हमको कुछ याद है कि जी मनोरमा देवी यहाँ के जी मतलब जो है विधायिका हुआ करती जी, थी नाम मैंने कांग्रेस सुना की। है, नाम मैंने सुना है। हाँ, जी जी तो वो यहाँ की हुआ करती थी। जी जी उस समय इस क्षेत्र का नाम था बिहटा विक्रम जी निर्वाचन क्षेत्र। जी जी अब कालांतर में जो है इस क्षेत्र का नाम भी बदल गया जी जी और उसका परिसीमन भी बदल गया। जी जी सतीशोपुर मनेर विधानसभा क्षेत्र में चला गया और कुछ पार्ट कट करके ये विक्रम विधानसभा ने, बिहटा का नाम खत्म हो गया। जी जी बिहटा को बिल्कुल विलुप्त कर दिया गया है। जी जबकि मैं समझता हूं कि आज के डेट में मनेर और विक्रम से ज्यादा कहीं इम्पोर्टेंस जी बिहटा रखता है। जी बिल्कुल लगता है समझे ना, एकदम। आज बिहटा का जो अथी है, ऐसे भी लोग मतलब कहते हैं कि वो न्यू पटना है, जी जी और सही में न्यू पटना हो गया। बिहटा का जो भी डेवलपमेंट हुआ है जी ये तो सरकारी तौर पर हुआ है, इसका कोई डिमांड नहीं था, इसका कोई ग्रीवांस नहीं जी था। जी ये जो कुछ भी किए हैं जी वो सरकारी तौर पर किए हैं, जी क्योंकि उनको जगह मिल नहीं रहा था। बिहटा में उनको जगह मिला बिल्कुल और इसको डेवलप किया उन्होंने। जी तो मैं एक चीज और जो है छूट गया, मैं लालू जी के बारे में बात कर रहा था जी जी कि पॉजिटिव बात तो हमने बताया कि उन्होंने गरीब गुरबों को जगह दिया जी है। जी अब निगेटिव बात क्या रहा कि जब उनके ऊपर एफआईआर हुआ जी चारा घोटाले का, जी जी तो उन्होंने अपनी पत्नी को जो है सो कि मुख्यमंत्री बनाया। खैर उसे हमको लेना देना नहीं है कि वो बनाए क्यों बनाए नहीं बनाए नहीं, लेकिन उसके बाद जो लालू जी के पक्ष में जो निगेटिविटी जो पैदा हुआ, जी जी उसका रीजन क्या रहा? जी तो उसका सबसे बड़ा रीजन रहा इनके जो है सो कि माने साला लोग। जी उस समय जो इन लोगों का वर्चस्व था जी राजनीति में, जी जी तो मत कहिए, ये लोग आईपीएस तक का, आईएएस तक का ट्रांसफर पोस्टिंग ये लोग डील करता था। बिल्कुल और यही कारण है कि लालू जी के प्रति लोगों के मन में निगेटिविटी पैदा हुआ। बिल्कुल जो इन्होंने कमाया था जी उसको जो है उन लोगों ने गंवा दिया। आज लालू जी को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, जी जी नीतीश कुमार को अलग हटने की जरूरत नहीं थी। जी जी नीतीश कुमार क्यों अलग हटा लालू जी से? जी जी यही कारण था, क्योंकि नीतीश कुमार एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति है जी जी और वो नहीं चाहता है कि मेरे विरुद्ध जो है उंगली उठाया जाए। जी समझे ना, तो वैसे तो राजनीति में कोई स्वच्छ होता नहीं है, जी 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 लेकिन जब अभी तक किसी ने उसके विरुद्ध में कोई आवाज नहीं जी उठाया तो हम आवाज उठाने वाले कौन नहीं है? बिल्कुल समझे ना। और नीतीश जी को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं और नजदीक में रहा हूं। भले वो आज हमको पहचाने न पहचाने वो अलग बात है, क्योंकि हम लोग तो भाई बहुत छोटे तबके के आदमी है, जी कि मामूली सामाजिक कार्यकर्ता है। नेता भी अपने को कहेंगे तो बेकार ही होगा। तो सर आपको नेताजी के नाम से भी मतलब कि लोग जानते हैं, और और नेताजी के नाम से, आपकी आपकी राजनीतिक जीवन की क्या कुछ हाँ सक्रियता रही है? नेताजी के नाम से तब से मैं प्रचलित हो गया जब मैं 1990 में विक्रम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जी जी विधानसभा का। जी जी
1990 में। जी हुआ यूं कि हम सचिवालय में नौकरी करते थे, जी जी पथ निर्माण विभाग में। जी जी 7 वर्षों की नौकरी हो चुकी, जी जी लेकिन कुछ हमारे शुभचिंतक कहें उनको, या अब जो कुछ भी कहें, लेकिन शुभचिंतक ही कहेंगे। जी जी उन लोगों ने मुझे कहा कि चूंकि आप में एबिलिटी है पॉलिटिक्स करने की, जी जी तो क्यों नहीं आप राजनीति में आते हैं। जी हम कहा ये भाई जो है सो राजनीति में आना कोई साधारण सी बात नहीं ना, इसके लिए बहुत सा चीज की जरूरत है। बिल्कुल पैसा चाहिए, आदमी चाहिए, दुनिया बहुत सारी चीजें हैं। जी जी फिर भी लोगों ने मुझे आश्वस्त किया, और सबसे बड़ा हमारे राजनीतिक गुरु रहे रत्नेश्वर मिश्र, जिनके बारे में पहले भी मैं चर्चा कर चुका जी हूँ। तो रत्नेश्वर मिश्र जी से मैंने विचार किया, इनसे राय लिया। इन्होंने कहा कि ठीक है। तो हम कहा कि बीजेपी से यदि आप टिकट दिलवा देते हैं तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और रिजाइन करने के लिए तैयार। आश्वासन मिला, मुझे लगा कि शायद मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो मैंने जो सर्विस जो कर रहे थे उसको हमने रिजाइन कर दिया। जी जी हमारे जो रिजनेशन को हमारे चीफ इंजीनियर जो थे, जी क्योंकि हम पथ निर्माण विभाग में थे, जी वो एज ए अकाउंट्स क्लर्क, तो चीफ इंजीनियर साहब हमारे रिजनेशन को 1 महीना 30 सितंबर 1989 को मैंने रिजाइन किया था, और उन्होंने 1 महीना उस रिजनेशन को अपने पॉकेट में रखा, और वो बार बार हमसे कहते थे कि इस पर विचार कर लो, शिव कुमार इस पर सोच लो। जी हम कहा सर सोच लिए, अब मुझे नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। जी और वो किया, आश्वासन मिला भाजपा से टिकट मिलने के, लेकिन मैंने नॉमिनेशन तो कर दिया। जी हुआ यूं कि हमको टिकट से वंचित कर दिया गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे ताराकांत झा जी। जी अब ताराकांत झा जी को क्या लगा, कैसा लगा जी पता नहीं, अब वो हमको टिकट न मिलकर रामजन्म शर्मा को मिल गया टिकट। जी तो मैं माइंड मेकअप कर लिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जी और मैं चुनाव लड़ा, जन समर्थन मिला, जी और मैं ये जानता था जी कि जिनको भाजपा से टिकट दिया गया है उनसे अधिक मत मैं लाऊंगा। जी और उस समय रामजन्म शर्मा जी 5वें स्थान पर चले गए, जी मैं 4था स्थान पर रहा। जी जी तीसरे स्थान पर अरुण कुमार मणि माले के जो उम्मीदवार थे, जी जी और दूसरे स्थान पर दिवाकर शर्मा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जी और पहले स्थान पर सीपीआई के रामनाथ यादव जी चुनाव जीते। जी जी तो ये मेरा राजनीतिक कैरियर वहीं से जी जी शुरू होता है। तो भाजपा वालों ने कहा गया कि मुझे बागी उम्मीदवार के रूप में लड़ने के कारण जो है 6 वर्षों से के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। हम कहा यार राजनीति करना है तो पार्टी बहुत सी है। जी बिल्कुल बिल्कुल तो हम जनता दल ज्वाइन कर लिए। जी जी जनता दल में आए, नीतीश कुमार जी भी उस समय जनता दल के महासचिव थे, राष्ट्रीय महासचिव थे। जी तो हम लोग जनता दल में आए, लालू जी के साथ रहे, सक्रिय रहे, बहुत से कार्यक्रम में भाग लिया। ये आपका हियापुर में एक कम्युनिटी हॉल बना था, उसका लालू जी के द्वारा जो है हम लोग उद्घाटन भी कराए, आमने सामने दोनों मंच पर बैठे थे जी जी उस समय। तो इस तरह से वहां से राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। 1994 में 1994 में एक आप सुने होंगे जी जी कि कुर्मी चेतना महारैली हुई थी, बहुत बड़ा, जी सतीश कुमार के नेतृत्व में, जी पूर्व विधायक के आस्था वहाँ। तो उससे चूंकि हम उस जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए जो है मैं काफी सक्रिय रहा, जी जी और सक्रिय भी रहा, और पूरा बिहार का भ्रमण किया। जी और एक ये कोई जरूरी नहीं था कि मैं कुर्मी जाति से हूं तो उन्हीं लोगों को जो है सिर्फ जो है ये नहीं, मैं भ्रमण के क्रम में ये देखा कि बिहार में हमारे जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, दलित हैं, वो शोषित है, या अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, उनका मैंने क्या लेवल है, क्या स्टेटस है रहन सहन का, इसका मैंने अनुभव किया। सर मेरा एक आपसे सवाल है हाँ। कि जैसे कि आपने बताया कि भाजपा से आपने मतलब चुनाव लड़ने का आपने कोई प्लान बनाया जी और जी आपको जी टिकट नहीं मिला, जी जी। तो भाजपा ही क्यों सर? उसमें आपके मन में भाजपा ही क्यों? हाँ, इसके बारे में जानना इसके बारे में, इस भाजपा ही क्यों, जी तो मैं 1982 में आरएसएस का मेंबर बना हूँ जी 1982 में जी। 1982 में मैं आरएसएस का जी मेंबर रहा हूँ, जी और उस समय दानापुर मंडल में मात्र 3 ही व्यक्ति आरएसएस के सदस्य रहे हैं। जी जी
एक रत्नेश्वर मिश्र जी, एक मैं और एक अखिलेश शर्मा गोरखड़ी जी बस। अब ये सोचिए कि अनुमंडल की बात मैं कर रहा हूँ, मैं प्रखंड और पंचायत की बात नहीं कर रहा। जी जी अनुमंडल में 3 ही व्यक्ति थे। तो सवाल ये उठता है कि इसलिए मेरा चॉइस था, और भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी चॉइस रहा कि एक चीज है जी आज भी, जी जी उस समय भी, आज भी, जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जी जी हाँ, जो दूसरे दूसरे दलों से आ गए हैं अभी लोग, जी, जो जी। उसके कैडर नहीं रहे हैं, जी जी तो हो सकता है कि कुछ मतलब लीक से हटकर बात कर लेते हैं, जी जी सिद्धांत से अलग हट करके बात कर लेते हैं। जी लेकिन एक चीज आपको मानना पड़ेगा, यदि क्वालिफिकेशन है, जी मेरिट है, जी जी उस पार्टी के अंदर है, ये बात मानना पड़ेगा, जी ये पूरे देश के लोगों को मानना पड़ेगा। जी और दूसरी बात, अनुशासित भी है। जी अब देखिए, भाजपा एक कैडर पार्टी है, जी उसका एक कैडर है, जी जी उसी का नॉन पॉलिटिकल विंग जो है वो है आरएसएस। जी आरएसएस क्या है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का नॉन पॉलिटिकल विंग है। बिल्कुल और इसी को एक आधार मानते हुए मायावती जो है, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, जी जी वो ठीक इसी पैटर्न पर अपना पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी जो बनाई, जी जी इसी पैटर्न पर। तो बहुजन समाज पार्टी क्या हुआ? एक पॉलिटिकल विंग हुआ, जी लेकिन उसमें एक बाम सेफ था। जी जी बहुजन का एक और नॉन पॉलिटिकल विंग था, बाम सेफ। जी जी और बाम सेफ का निर्माण किया था स्वर्गीय काशीराम। जी और 1980 में जब उन्होंने जो है इसका कॉन्फ्रेंस किया, तो लगभग जो है 1 लाख जी लोग उसमें उपस्थित हुआ था। और वो कौन? सारे कर्मचारी, चाहे वो चतुर्थ वर्गीय हो या आईएएस हो, जी जी वो बाम सेफ का कैडर बना, प्रति बना। ये ही देखकर जो है लोगों को लगा कि ये जो है आने वाला दिन में फिर किसी को रोक नहीं, सही कोई इसको रोक नहीं पाएगा। जी सर लेकिन अभी दुर्भाग्यवश कांसीराम नहीं रहे, जी जी काम खत्म हो जी जी गया। सर अभी एक ताज़ा घटनाक्रम आप देखे होंगे वैश्विक स्तर पे जो नेपाल में हुई है और वहाँ पे मतलब कि सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया गया है युवाओं के द्वारा। हाँ तो देखिए, इस घटनाक्रम पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है और देखिए, इसमें भारतीय नेताओं को क्या कुछ सीख मिलता है इससे सर? सुनिए, देखिए, अभी जो ये तख्ता पलट का जो जी सिलसिला श्रीलंका से जो जी शुरू जी जी हुआ, बिल्कुल और श्रीलंका के बाद वो चलाया बांग्लादेश में, जी 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 और बांग्लादेश के बाद चलाया नेपाल नेपाल में, नेपाल में। जी जी तो हमको बांग्लादेश और श्रीलंका, जी नेपाल, जी तो श्रीलंका भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बांग्लादेश भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एकदम और एकदम बांग्लादेश तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसका जन्मदाता मैं ही हूँ, एकदम एकदम उसको जन्म हमने दिया है। एकदम सर एकदम आज जो भी सोचे, जी जी लेकिन उसका जन्मदाता हम है, जी फाउंडर हम है। जी जी अब रह गई बात नेपाल की, तो नेपाल बहुत करीब का पड़ोसी है, जी जहाँ बॉर्डर पर कोई रोक टोक नहीं होता है, बिना पासपोर्ट के लोग आते जाते हैं, जी मार्केटिंग हम भी गए हैं। जी जी हाँ, तो ऐसा नहीं लगता कि हम दूसरे देश में हैं। जी बिल्कुल तो बेटी रोटी का संबंध कहा जाता हाँ, हाँ, है। जी जी तो उसके बाद जो है सो कि नेपाल में जो हुआ, जी उससे पहले से भारत में जी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है जी जी रचा जा रहा था। जी और उस षड्यंत्र का मुख्य पात्र जो है, जी ये धनखड़ जी है, जी जी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जिन्होंने हाल ही में रिजाइन दिया है। रिजाइन दिया नहीं, जी रिजाइन दिलवाया दिलवाया गया, गया। जी जी अंडर प्रेशर में लाकर। जी जी बहुत बड़े साजिश, ये नेपाल से पहले से ये साजिश रच रहे थे जी जी कि नरेंद्र मोदी को कैसे उखाड़ फेंका जाए। जी जी उसका कुछ उदाहरण जो है सो कि आपको दिया जाएगा। जी जी तो नेपाल की घटना जो हुई, जी नेपाल में ये होना ही था। जी नेपाल के जनमानस को ये कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यहाँ के जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं, जो शासन में हैं, जी वो चीन का दलाली करें। जी जी वहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं था, बिल्कुल वो चीन को दलाली नहीं चाहते थे। जी जी और ये ओली जो हैं, जी जी ये धीरे धीरे चीन की तरफ जो है जी बढ़ रहे थे। जी जी
और वहाँ के जो युवा वर्ग है खास करके, जी, जी। उनकी नजर थी इस पर जी, जी। कि ये कहाँ तक क्या करते हैं। जी, जी। एक बार और हुआ था वो काठमांडू में जी। कुछ प्रदर्शन हुआ था होली के विरुद्ध में, जी, तो उसका वो समझिए कि उस समय ये मतलब एक छोटी सी चिंगारी के रूप में शुरुआत था। जी, जी। तो वही चिंगारी बढ़ते बढ़ते इतना बृहत रूप ले लिया और होली को भागना पड़ गया। जी, तो नेपाल और हिंदुस्तान ये दोनों में हमको नहीं लगता है कि कोई फर्क है और कोई ये है। जी। दोनों का संस्कृति एक है, भाषा एक है, रहन सहन, बेटी रोटी, हम उधर शादी करते हैं वो लोग इधर शादी बिल्कुल। करता है, सारा चीज करता है। तो फिर ये जो है सो अब देखिए कि कार्की, सुशीला कार्की वहाँ की अभी प्रधानमंत्री जी, बनी जी, है, जी, 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 अंतरिम बिल्कुल। प्रधानमंत्री। अंतरिम प्रधानमंत्री। अब देखिए राहुल गांधी जी का हालत क्या होगा। जी, राहुल जो सोच रहे थे, इनको ये अपने ही कारनामों से खुद राहुल गांधी अंदर जाएंगे, जेल जाएंगे। जैसा कि राहुल गांधी ने एक अभी स्टेटमेंट भी दिया था कि यहाँ की युवाओं से जेन जी जो वहाँ पे हाँ जो चला हाँ वहाँ पे हाँ आंदोलन के रूप में कह सकते हैं हाँ उसको, तो यहाँ की युवाओं के मतलब यहाँ के युवाओं को वो मतलब कि आंदोलित करने के लिए मतलब उकसा रहे हैं। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ के युवा या इस तरह पहला का तो हालात इनका यहाँ पे है? पहला तो इनका मिशन जो है सो कि नेपाल वाला फेल किया। जी, जी। नेपाल वाला कह रहे, पहला मिशन तो इनका हिंदुस्तान वाला फेल जो किया। धनकर के रूप में आपने बताया। जी, जी, जगदीप धनकर को सिर्फ हिंदुस्तान के ही कुछ विरोधी तत्व नहीं, जी, जी। विरोधी पक्ष नहीं, जी, बल्कि बाहरी ताकत भी इनको सत्ता से पदच्युत करने के लिए जी, वो जो है फंडिंग कर रहा था, जी, जी, जिसमें अमेरिका, जी, जी, चीन, जी, जी, पाकिस्तान, जी, जी, तुर्की जी, जी। और कनाडा, कहीं ना ये कहीं। 5 देश जो हैं, जी, जी, मतलब कि हाउ टू डिफिटेड जी, मोदी, जी, जी, बस यही माइंड मेकअप करके, और उसका सूत्रधार राहुल गांधी रहे हैं, जी, जी, केजरीवाल रहे हैं, जी, जी, संजय सिंह रहे हैं, जी, जी, समझे ना। जी, जी, और इतना ही नहीं, जगदीप धनकर को मतलब जो है चंद्रबाबू नायडू के पास भेजा गया। चंद्रबाबू नायडू के पास जिन्होंने प्रस्ताव रखा है कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, सारा लोग आपको समर्थन करेगा, जी, जी। चंद्रबाबू नायडू इनकार कर गए, कहेंगे नहीं। ये बात पर्दे के पीछे की आप बात बता रहा है। जी नहीं, जी। ये करीब करीब चूंकि ये मीडिया में इस तरह का कहीं कुछ हाँ, आप नहीं मीडिया है। में नहीं था, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके पास है ना। आप प्रदीप सिंह जो है पत्रकार, जो समाचार अखबार वाले जो है, जो स्टेटमेंट दिया करते हैं, जी, जी, प्रदीप सिंह, जी, आप उनका स्टेटमेंट सुनिए, जी, वो क्या कहते हैं। जी, वो ऐसा नहीं है कि लुका छुपा करके, जब हम सुन सकते हैं। नहीं बिल्कुल। और ये सब हमारे जैसे तो करोड़ों लोग ने सुने होंगे। एकदम एकदम एकदम। तो ये जो है धनखड़ जी की कारतूत जो है सो कि सबको मैंने सामने आ गया है, ऐसा बात नहीं है। जी, चंद्रबाबू नायडू को पीएम बनने का ऑफर किया गया, नीतीश जी को ऑफर किया गया, नीतीश जी भी इनकार कर गए। और अंत में जो है ये जो दत्ताराव सिंधिया के यहाँ मीटिंग कर रहे थे, और उस मीटिंग से जब निकले हैं बाहर, तो इनको फोन गया कि तुम आधा घंटा 1 घंटा के अंदर इस्तीफा दो, और ये अंडर प्रेशर में इस्तीफा दिया है इन्होंने। ये इनकी कारनामा है, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। महत्वाकांक्षा क्या था कि मैं वाइस प्रेसिडेंट और मोदी पीएम है, प्रधानमंत्री, यानी हमसे नीचे का पद पर है वो। जी, जी, तो हमको एक स्पेशल हेलीकॉप्टर चाहिए। जब प्रधानमंत्री स्पेशल प्लेन से और ये हेलीकॉप्टर चलता है, तो भाई हम तो वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंस है ना। बिल्कुल। तो ये इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि ये दबाव सरकार पर बढ़ाना शुरू कर दिए थे, और कुछ सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बोलना भी शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आप भी बोल रहे हैं और ऐसा मीडिया में भी चल रहा है कि वैश्विक शक्तियां जो है भारत को अस्थिर करने पर तुली हुई हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जी, जी, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, जी, जी, क्योंकि पूरा ग्लोबल पावर जो है जी, जी, वो ये नहीं चाहता है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर बन जाए। जी, बिल्कुल। तो वो हालांकि वो नहीं चाहते हैं, जी। लेकिन उनके न चाहने के बावजूद भी जी, जी, आज आप सर्वे रिपोर्ट देखिएगा उठा करके, जी, जी, उसमें ग्लोबल लीडर मोदी जी बिल्कुल। हैं। सारे सर्वे में जो है ना उनका हाँ स्टेबल है, जी, जी, बिल्कुल। हाँ स्टेबल है। बिल्कुल। इनका जो परसेंटेज ऑफ वोट है सर्वे का, जी, जी, सबसे टॉप में है। जी, जी, तो मोदी जी को कोई माने, अब देखिए कहने का मतलब ये है कि अब हम इस देश के एक नागरिक हैं, जी, जी, आप हैं। जी, जी, अब हम कहें कि हम मोदी जी को नहीं मानते हैं, जी, जी। तो हमारा नहीं मानने से तो ये नहीं ना होता है कि बिल्कुल, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो बोलने के लिए तो कोई भी आदमी कुछ बोल जी, जी। सकता है।
समझे ना। जी जी अब थोड़ा सा हम और आपको जो है बिहार के अभी वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो है, जी जी थोड़ा सा इन पर थोड़ी सी बात जो है सो कह करके हम जो है अब थोड़ा जी जी आपसे हम ये चाहेंगे कि अब जी फिर ये नहीं नहीं वार्ता जो है जी आगे के क्रम में रखा जाए। जी जी तो अभी जो है इनके काम धाम से तो सारा चीज ठीक है, जी जी ऐसी बात नहीं है। जी जी लेकिन देखिए बार बार एक चीज के लिए उनको जो है सो उनके पक्ष के भी लोग जी जी और विपक्ष वाले तो बोलते ही है। जी जी जैसे उन्होंने 2016 में, जी जी मैं शराबबंदी के ऊपर में थोड़ा सा इस पर जी प्रकाश डालना जी जी चाहता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल जी तो 2016 अप्रैल से इन्होंने ये शराबबंदी का जो है कार्य शुरू किया जी जी और बिहार में जो है किया। लेकिन क्या लगता है कि शराब पूर्ण रूप से बंद है बिहार में? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। नहीं तो खैर एक मतलब कि सोशल मीडिया के मतलब कि संबंधित होने के कारण हम तो मतलब कि नहीं बोल पाएंगे प्रत्यक्ष रूप से। नहीं तो देखिए इन चीज़ों प्रत्यक्ष, को आप भली नहीं भांति देखिए जानते हैं। अब देखिए अब सवाल ये उठता है, जी आए दिन पेपर पर तो आप पढ़ते जी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल पेपर में तो ये देखता हूँ कि एक ट्रक शराब पकड़ा जी गया जी तो जी कहीं जो है सो जी वीआईपी गाड़ी में शराब जा रहा था तो कहीं ये कर दिया गया। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? जी जी नीतीश जी इसका जवाब देंगे? नहीं देंगे। मांझी जी भी बोले कि अरे यदि कोई आदमी मेहनत कश इंसान है, जी जी यदि उसको रिलैक्स के लिए थोड़ी चीज चाहिए तो क्या जी दिक्कत है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने बंद किया, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। जी जी बंद किया इसका विरोधी नहीं, मैं जी उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। जी जी बंद होना चाहिए, जी जी लेकिन बंद हुआ कहाँ? बंद हो तो पूर्ण रूप से बंद हो। पूर्ण रूप से बंद हो। जी ये समाचार पत्रों में नहीं आना चाहिए कि वहां पर अवैध शराब पकड़ा गया, जी वहां पर अवैध शराब का धंधा हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है। और जो है सो कि लोग, आप जो है सो कि पुलिस वाले को आपने कह दिया है कि जो शराब पी लिया उसको पकड़ लीजिए। अरे वो जी कहाँ से पिया भाई? एक बार की बात है, यहीं पर जो है ये जो मुसहर लोग जो है, जी जी जहाँ पर बराबर छापेमारी हुआ जी करता जी है, जी जी एक बार जो है सो कि यहाँ पर वो एक्साइज वाले जो है वो रेड कर रहे थे, जी कुछ लोगों को पकड़ करके गाड़ी में बैठाए हुए थे। जी जी संयोगवश मैं वहां पहुंच गया जी जी और पुलिस वाले दो वो खड़े थे, बाकी वो जो है उसके पदाधिकारी जो थे अंदर में थे। जी जी तो हमने पूछा कि भाई क्या बात है? जी हाँ तो ऐसा ऐसा बात है। हम कहा कि कहाँ है? वो सिपाही से पूछा कि आपके कौन सा अफसर है? तो इंस्पेक्टर साहब है। हम ये कहाँ है? जी तो बोले कि वहां गए हम। तब तक वो आ ही गए, सिविल में थे, हमको क्या पता है कि आप इंस्पेक्टर हैं कि सिपाही है। बिल्कुल तो बोला क्या बात है? हम कहे कि आपका परिचय? तो बोला कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। हमको लगता तो नहीं है कि आप सिविल में हैं। जी और जब आप रेड करने आए हैं तो डिपार्टमेंट का या सरकार के नियम का अनुपालन कीजिए। जी जी आप सिविल में रेड नहीं कर सकते हैं। जी जी क्या है मैंने, और हम आपसे आईडी कार्ड भी नहीं मांगूंगा, आपका आइडेंटिटी कार्ड मैं नहीं देखूंगा क्योंकि उसका अधिकार मुझे नहीं मिला है। हालांकि है फिर भी मैं नहीं देखूंगा। जी मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, आपसे मांगने का अधिकार है। जी और हमने कहा कि तो क्या हुआ? हाँ तो गए तो हम कहे कि ये दो आदमी किस जुर्म में है? हाँ तो दारू पी रहते हैं। हम कहे कि पिला कौन रहा था? तो भाग गया। हमके क्यों भाग गया? कैसे भाग गया? ये भागने का जो कारण है ये आपका कारण है। बोले हमारा कारण की जी, जब आप गाड़ी लेके पटना से चलते हैं कि रेड में निकल रहे हैं तो आप ही के अंदर का व्यक्ति उस बनाने वाले को सूचना देता है कि हट जाओ मैं आ रहा हूं। एकदम सही बात बोले सर आप। तो उसने खुद स्वीकार किया कि हाँ ये बात है। हम कहते तो जब आपके अंदर का ही व्यक्ति उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, जी आप उसको कब पकड़िएगा? दूसरी बात, नीतीश जी तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जी काफी अनुभव है, एक्सपीरियंस आदमी है। जी हमारे देश के संविधान में जी एक चीज स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, जी नागरिक का मौलिक अधिकार। बिल्कुल भारत के नागरिक का फंडामेंटल राइट्स क्या है? वो जो है सो, चल रहा है ना, कंटिन्यू करो। तो हमारा मौलिक अधिकार क्या है संवैधानिक है, जी इस पर मैं थोड़ा सा, हो सकता है कि हमारा सोच गलत हो, जी मैं इस पर चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन एक हमारा सोच है कि जब भारतीय संविधान में यहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया और उस मौलिक अधिकार में ये भी आता है खाने पीने की स्वतंत्रता।
रहने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। बिल्कुल। तो जब खाने पीने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं, तो फिर किस मतलब उद्देश्य से हमें परतंत्र बनाया गया? बिल्कुल एकदम वाजिब आखिर जो सवाल है। है, जब हम खाने पीने के लिए स्वतंत्र हैं, तो फिर उस पर हमको बैंड क्यों लगाया गया? यहाँ के लोगों को बैंड क्यों किया गया? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? हाँ, इसकी एक नीति निर्धारित यदि ये करते हैं, जी मैं उनको एक सुझाव देता हूं कि यदि आपको शराबबंदी करनी थी बिहार जी में जी और आपने माइंड में कब कर लिया था, जी तो इसका एक नीति निर्धारित करते हैं। जी क्या भाई, तो एक भाई किसी को आप जो है मतलब किसी चीज के लिए बाध्य कर दीजिएगा तो उसका डायरेक्ट उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक होता है, बिल्कुल। इसका नीति निर्धारित करते कि भाई अब जो है ये हर एक पंचायत में नहीं बिकेगा, जी ये बिकेगा प्रखंड स्तर पर। जी जी तो अब यहाँ का प्रखंड है बीटा जी जी, मान लिया जाए कि जो लोग इच्छुक है पीने के लिए, जी जी शाम का वक्त है, वो काम करके आए, इच्छुक है कि हमको मिलना चाहिए, जी अब यहाँ तो मिलेगा नहीं, जाना पड़ेगा बीटा। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं मन मत अरे बीटा कौन जाता है, अब छोड़ो जो है। तो धीरे धीरे वो आदमी इधर ढलते चला जाता और उसका जो हैबिट है जी वो खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर अगला फेज में क्या करते हैं कि प्रखंड से हटा करके अनुमंडल स्तर पर ले जाते हैं, बिल्कुल। अनुमंडल से जिला स्तर पर ले जाते हैं। धीरे धीरे स्वयं आदमी जो है इससे अलग हटता है। दूसरी बात, आपने जब इसको एक बार बंद कर दिया, जी जी तो जितने भी आपने लाइसेंसी दुकान खुलवा के रखा था बिहार के अंदर में, जी क्या आपने महसूस किया कि उस दुकान से कम 20 परिवार, बिल्कुल कम से कम जी 20 परिवार लाभान्वित था, एकदम। और उसको एक बाइक आपने रोड पर लाके खड़ा किया? जी जी तो क्या उसका कोई व्यवस्था किया आपने? उसका कोई मतलब ऑप्शन दिया आपने? नहीं दिया। सर एक चीज और है कि इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिला है, जैसे कि सूखा नशा पहले बिहार में नहीं था, नहीं था, जो हाँ कि ये महानगरों का नशा हुआ करता था, स्मैक वगैरह हाँ हाँ, लेकिन बिल्कुल अब बिल्कुल ग्रामीण बिल्कुल स्तर पे बिल्कुल। भी ये फैल चुका है ग्रामीण नहीं, घर घर और युवाओं जो है जो मतलब कि उसके आदी हो गए हैं। जी जी बिल्कुल। और ये क्राइम जो है, जी जी क्राइम का ग्राफ जो एकदम अभी बढ़ एकदम रहा है, जी जी ये उसी का सबसे बड़ा कारण है। जो बिल्कुल। आज जो है लड़के सब इसमें कियर हो तो रहे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये शराबबंदी जो है एक फेल्यूर है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी नो डाउट, ये बिल्कुल फेल है। जी बिल्कुल मतलब समझिए कि इस पे मतलब रिव्यू करने की आवश्यकता है। बिल्कुल खूब बढ़िया से। जी जी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा जी जी कि इस पर पुनः आप जी इतने विचार किया जाए। अच्छे व्यक्ति हैं, जी जी आपकी छवि इतना अच्छा है, जी और सिर्फ यही इसी कारण से थोड़ा सा आपके विरुद्ध लोग उंगली उठाते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। बस इस चीज का ही सुधार ले। और सर मेरा आपसे लास्ट सवाल है हाँ बोलिए। क्योंकि आपका भी समय बहुत ज्यादा मैंने लिया। हाँ, एक अंतिम सवाल है हाँ, कि अभी राहुल गांधी जी का एक मुद्दा जोर शोर से उन्होंने उठाया है, वोट चोरी। चोर गद्दी छोर। इसमें क्या इसमें कितना कुछ गंभीरता आपको नजर आता कुछ है सर? नहीं, इसमें इस क्या चीज कहना को हम चाहेंगे आप? नहीं, इस चीज को हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो बेकार चीज है, ये प्रश्न ही बेकार है। जी जी ऐसा कुछ है नहीं। पहले उन्होंने ईवीएम हैक नहीं, के तब आरोप वो लगाया देखिए, था। नहीं सुनिए सुनिए, जी अब इस पर यदि हम कुछ बोलते हैं तब उनको हम प्रचार कर रहे हैं, जी जी राहुल गांधी को। जी जी इसलिए मैं नहीं मतलब समझता इस हूँ चीज कि को इस मुद्दे को नहीं गंभीरता से नहीं आप नहीं ले रहे नहीं हैं। नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। जी राहुल गांधी इज ए नॉट लीडर। जी जी राहुल गांधी एक नेता नहीं है। राहुल गांधी को तो विरासत में, राहुल गांधी को क्या पता है कि प्रखंड स्तर का नेता कैसा होता है, और जिला स्तर का कैसा होता है, और पंचायत स्तर का कैसा होता है? उसको पता है भारत का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उसको पता है? जी नहीं पता है। वो क्या बात करेगा? जी इसको बोलने नहीं आता है। आज भी जी माननीय प्रधानमंत्री नहीं कहो, माननीय मोदी जी कहो, तो कहता है मोदी को। जी जी ये बोलने का कौन सा? बिल्कुल ये तुम अपनी मतलब अति को दिखा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर ये सोच है जी कि मैं तो, मेरा खानदान जमींदार था भारत का, जी जी आज हमारी जमींदारी खत्म हो गई है, और ये जमींदारी जो है एक साधारण व्यक्ति कर रहा है, इसलिए हम इसको रहने नहीं देंगे। जी वो आज भी यही सोचता है कि कानून कुछ नहीं है, यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं है, जो कुछ भी मैं हूँ। जी तो ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहना या कुछ मैंने किसी तरह का करना वाजिब नहीं होगा। ये बिल्कुल खत्म आदमी है, इसका न कोई भाषा है, न कोई इसके पास सोच है, न कोई ये है। ये क्या करेगा? इसको तो आज जो भी लोग है उस पार्टी के अंदर इस परिवार से डरता है, नहीं बोलता है।
अब पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, अभी लोगों को वो कहाँ ले जाएगा, क्या बना देगा, अभी नहीं समझ। विगत कुछ सालों से हम देखें तो कह सकते हैं कि लेफ्ट विंग का सोच इन पे हावी रहा है। देखिए, अब लेफ्ट की बात आप जब करते हैं जी जी तो जैसे इसके बारे में भी आपने कहा, मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा था उस पर। जी जी अब इस पर थोड़ा सा कमेंट करने की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए, यदि हिंदुस्तान में जी जी सभी पार्टियां झूठ बोलती है जनता जी, के सामने जी, जी, जाके, हम बिल्कुल। ये कर देंगे वो कर देंगे, हम किसी को छोड़ नहीं रहे, जी जी लेकिन सबसे बड़ा झूठा है लेफ्ट, जी सबसे बड़ा झूठा है ये। जी जी क्यों? तो उसके जो लोग हैं जी जी और लेफ्ट का जो फाउंडर रहे हैं जी। मार्क्स लेनिन, जी जी मार्क्स की पूंजी किताब है जी जी लिखा हुआ, जी जी कैपिटल। जी और मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया, जी। मार्क्स ने जो आइडियोलॉजी दिया जी। कम्युनिज्म का, साम्यवाद का, जी जी कहाँ है ये लोग? आप वेस्ट बंगाल को देखिए, 37 वर्षों तक वहां सीपीएम का राज रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति बसु से लेकर बुद्धदेव भट्टाचार्य तक, जी जी है? जी जी 37 वर्षों तक जी जी क्या हुआ वहां? और आपको ये भी पता है कि भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कलकत्ता है। बिल्कुल। उस जी, आजादी के समय में पहला स्थान रखता था वो। आप यहां तक तो समझ रहे हैं। जी जी सीपीएम, सीपीएम का पूरा क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्स, मार्क्स। यानी मार्क्स के सिद्धांत पर चलने वाले, मार्क्स के आइडियोलॉजी पर चलने वाले, जी मार्क्स के द्वारा बनाया गया बायलॉज पर चलने वाले। जी, अब 37 वर्षों तक जो शासन किया, जी तो मार्क्स ने अपने पूंजी में लिखा था किताब में, जी जी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल, जी यानी कि पूंजी का विकेंद्रीकरण करो। जी। ये मार्क्स ने अपने पहले सिद्धांत में दिया, और तभी साम्यवाद आएगा। सोशलिज्म यदि लाना चाहते हो तो जो है पूंजी का विकेंद्रीकरण करो। 37 वर्षों में क्या किया ज्योति बसु ने? वहां के सारे उद्योगपति को और बढ़ा दिया आगे में। तो इसको क्या कहेंगे? इससे भी बड़का कोई झूठ होता है? सही बात है? तो इसलिए यहाँ के जो लोग है, जी जी हाई देखिए, एगो हाई नया आया है CPIML, जी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, जी और मानते हैं किसको? मार्क्स और लेनिन को। जी है? मार्क्स और लेनिन को मानते हैं, लेकिन इसके कुछ लोग हैं जो माओ से तुमको मानते हैं, यानी चीन के विस्तारवादी नीति का वो समर्थन करते हैं। जी जी तो चीन का वो कम्युनिस्ट कौन है? माओ से तुम करना है, जी बिल्कुल। वो लेनिन और मार्क्स नहीं नहीं है। नहीं, उनका तो तो सवाल ये उठता है कि ये तो और भी मतलब समझिए, हमारे यदि इस पार्टी के अंदर कोई है, जी तो मैं एक बात दावे के साथ कहूंगा, जो आज CPIML है, जो कल तक IPF था, इंडियन पीपुल्स फ्रंट, जी समझे ना, तो इसमें यदि कोई नेता है जी तो वो है रामेश्वर प्रसाद, जी पूर्व आरा का सांसद रामेश्वर प्रसाद जी, अभी हैं, जी, जी। एटा में रहते हैं। जी जी आज तक बेचारा वो सांसद रहा, लेकिन सांसद का सुख नहीं 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 भोग किया। अरे भाई, पटना में एक बार हमको मिल गई शटल में, जो है सो शटल जो गाड़ी डेली पैसेंजर है ना, जी, उसमें जी। धक्का मुक्की खाते हुए मैंने लोगों को कहा, अरे भाई, माननीय सांसद है, तब जो है सो लोगों ने जो है विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट माने कोई चीज। तो ये व्यक्ति ये सिंपल सिटी उनकी रही है। बस, और एक सिंगल व्यक्ति है उसमें, जी। उस पार्टी का। जी जी और दूसरी बात, और हम कहते हैं कि माले का जी आज तक जितना सशक्त नेता हुआ, जी जी उसमें हमको बताइए तो पिछड़ी जाति का या दलित शोषित वर्ग का कोई हुआ? जी क्यों? क्यों? चारू मजुमदार, डॉक्टर विनयन, जी विनोद मिश्रा, जी जी ये दीपांकर भट्टाचार्य, कौन है? अब तुम कहते हो कि शोषित और दलित के लिए मैं काम करता हूँ। अब तुम्हारा शीर्षस्थ नेता कौन है? शोषित दलित है? सब तो वही है। तो माथे पर तो तुम्हारा यही चीज, वो लालू जी एक बार भाषण में कहे थे जी कि कुछ भी कर लो लेकिन ऊपर वह रहेगा। जी। जैसे कलम का जो है से निकाल करके, तो कलम का ऊपर वाला जो भाग होता है वो छोटा होता है। जी जी जी, जी बिल्कुल। और उसको आप खोसिएगा और रखिएगा तो ऊपर रहेगा, वो नीचे तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अच्छा, लिखने के टाइम में भी आप उसको ऊपर खोस देते हैं और लिखते हैं, उस समय भी ऊपर ही रहता है।
तो नेतृत्व उसी के पास रहेगा। आज भी नेतृत्व उसी के पास है, तो फिर ये लोग कैसे कहता है कि दलित शोषित का ये पार्टी है? बिल्कुल गलत बात है, और ये महा झूठा है। इसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है। आप इसको जो है सो कहीं भी लॉजिकल जो है सो की बात करने के लिए कहिए, नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा। हाँ, हम उखाड़ फेंकेंगे। देखिए इनकी भाषा क्या है, उखाड़ फेंकेंगे। अरे कोची को उखाड़ फेंक दोगे क्या? ये कौन सी भाषा है? थोड़ा सभ्यता से बात करो, सभ्य भाषा का प्रयोग करो, समझेगा? तो ये चीज है अनिल जी। और अब हमको थोड़ा समय दीजिए। नहीं, आपने सर अपना लंबा अनुभव बताया, और मेरा मतलब बात करने का यही मोटो मेरा यही था कि आपसे मेरा अनुभव, और फिर कभी आपसे बात होगी। हाँ ठीक है, ठीक है। आप तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे भाई, शुक्रिया की क्या बात है? ये तो आप सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के प्रति आपकी जागरूकता है, आप सोच रहे हैं, ये कम नहीं है, ये बहुत चीज है। ऐसा कौन सोचने वाला है? आप ये दोबारा हमारे पास जो है सुखे, तो हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये समाज के प्रति आपका कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसके तहत जो है आप इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल सर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ठीक। तो इन्हीं कुछ मतलब चंद शब्दों के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।